हाय गाइस, आज 29 अप्रैल है और हम जुड़ चुके हैं आज ऑनलाइन क्लास में। और आप सभी लोग देख सकते हैं सिटी क्लासेस का ये लोगो आपके सामने है। जैसा कि आपको पता है, हमारा ये जूम ID 8270290205 है। पासवर्ड है 5 कैपिटल W G कैपिटल B KM। अब इसके साथ आप लोग ऑनलाइन हो जाएं जूम ID पर और आप आज की क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आज जैसा कि आपको पता है, हम देखने वाले हैं शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी, जो कि बीएड कोर्स में फर्स्ट ईयर में EPC 3 है। ठीक है, और EPC 3 के रिगार्डिंग आपको पता होगा क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि EPC 3 यानी कि क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, इसमें यूनिट 3 है ICT एंड इवेल्युएशन। ICT एंड इवेल्युएशन में जो सब सेक्शन हम देखेंगे वो सब सेक्शन C है, यानी कि टेक्नोलॉजी सपोर्टेड प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स। 9:30 बज चुके हैं, इसीलिए मैं आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये सिलेबस आपके सामने है EPC 3 का, और इसमें हम EPC 3 के अंदर देख सकते हैं 3 यूनिट है और तीसरा यूनिट यानी कि ICT एंड इवेल्युएशन में आज हम चलेंगे। अब ये जो तीसरा यूनिट है उसको आप देख रहे हैं ICT एंड इवेल्युएशन को, इसके अंदर हम सब सेक्शन C में हैं, जैसा कि मैंने नाम पहले लिख दिया था। इसमें हम इसके बारे में आज जानेंगे टेक्नोलॉजी सपोर्टेड प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स, कंसेप्ट, नीड, इवेल्युएशन। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। एजुकेशनल मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इज़ अ सॉर्ट ऑफ नॉलेज और स्किल यूज्ड फॉर एम्प्लॉइंग and controlling factor which in turn output of product and services। मतलब टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी एक तरह का ज्ञान है, ज्ञान का एक भाग है। सॉर्ट ऑफ नॉलेज यानी ए पार्ट ऑफ नॉलेज, एक भाग है ज्ञान का, क्योंकि ज्ञान नहीं हो सकता है टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी ज्ञान से ही अर्जित किया जा सकता है, याद रखिए। तो क्या है कि एक ज्ञान का एक भाग है या एक स्किल है। बात करें रोल ऑफ एजुकेशन इन ब्रिंगिंग इनोवेशन, मतलब नवाचार लाने में शिक्षा की क्या भूमिका है, तो हम 8 तरीकों से समझ सकते हैं। इसको हम 8 भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रुचिपूर्ण शिक्षा नंबर 1, नंबर 2 विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नंबर 3 शिक्षा में सकारात्मक व्यवहार, नंबर 4 शिक्षा में योग का समावेश, नंबर 5 प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग, नंबर 6 सामाजिक सहभागिता का उपयोग, और नंबर 7 अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान, और आखिरी शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। समझते हैं रुचि, यानी रुचि क्या है, शिक्षा के अंदर रुचिपूर्ण शिक्षा क्यों बोला जा रहा है, इसका क्या अर्थ है। उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपको। अभी इत्तेफाक से चलिए, आप लोग 13 लोग जुड़ चुके हैं और ये प्रिया राज, आपको भी मैं एडमिट कर रहा हूँ, आप भी जुड़ चुकी हैं, और हम रुचिपूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो रुचिपूर्ण शिक्षा के लिए मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले फिल्म आई थी, आपको पता होगा, एक फिल्म का नाम था 3 इडियट, और दूसरी फिल्म थी जिसका नाम था तारे ज़मीं पर। तो दोनों में 2 चीज़ों को दिखाया गया। जहाँ अगर हम 3 इडियट की बात करते हैं तो वहाँ बताया गया था, बताता है जैसे कि उसमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है फरहान, लेकिन उसके पापा चाहते हुए इंजीनियर बने। फाइनली होता क्या है कि लास्ट में वो बनता वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ही है। तो ये क्या था, उसकी रुचि का हिस्सा था। अगर इसको वो पहले करता या अपनी मर्जी को मानते हुए, इसमें क्या था कि वो जान रहा है ना। विक्रम ठाकुर आप देख पा रहे हैं, उसके बाद राजन झा, सोनाली सोना, ठीक है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। तो क्या है कि अगर उसमें दिखाया गया कि वो सब कुछ समझ रहा है, उसके बावजूद भी वो इंजीनियरिंग करने जाता है, जबकि वो फील्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है। जबकि दूसरी फिल्म का उदाहरण दे रहे हैं
जिसमें तारे ज़मीं पे, उसमें वो बच्चे को कुछ पता नहीं है, वो बच्चा कमसिन बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं है, उसकी सारी जवाबदेही उसके पेरेंट्स के ऊपर है। वैसे में उसके पेरेंट्स उसको गलत गाइड कर पा रहे हैं या ठीक से गाइड नहीं कर पा रहे हैं या गाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी उसको क्या चाहिए वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चे को एक तरह का डिफेक्ट है, उसके लिए मार पीट करके उसको नहीं पढ़ाया जा सकता है, उसके लिए विधि अपनानी पड़ेगी कि उसके इंटरेस्ट को समझ करके, चूँकि डिफिशियंसी है उसके अंदर, है ना, तो डिसग्राफिया टाइप का उसके अंदर डिफेक्ट है, उसको दूर करने के लिए उसे उस कमी को जानना पड़ेगा, तब उस बच्चे को उसकी रुचि के मुताबिक आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चा कुछ खास है। इन दोनों फिल्मों से ये बात ही साबित होती है और इसको आमिर खान ने बहुत अहम तरीके से भूमिका में निभाया है और ये हमारे सामने एक मिसाल पेश की है। बात करें विचारों की अभिव्यक्ति की, तो विचारों की अभिव्यक्ति क्या होती है? विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि मैं जो बोले जा रहा हूँ तुम सुनो, ठीक है, राजन झा हो, चाहे सोनाली झा हो, चाहे केशव कुमार अलिया हो, है ना, या बाकी जो लोग भी अभी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ये कहूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुनो, तो इससे क्या होगा? आपके अंदर जो प्रश्न उठ रहा है, एक क्वेश्चन उठ रहा है मेरी बताने के बाद, उसको आपको पूछना है। अगर आप वो नहीं पूछ पाते हैं तो यानी ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगी, तो आपके सवाल आपके अंदर ही रह जाएंगे। ये मिलनी चाहिए ताकि आपके जो सवाल है वो बाहर आ सके फ्रेंडली इन्वायरमेंट में, और टीचर उसका पूरी तरीके से आपको जवाब दे, आपको सेटिस्फाइड करे, आपको संतुष्ट कर सके। ठीक है, तो ये दूसरा बहुत अहम हिस्सा है, ताकि बच्चों की कमी टीचर के सामने आए और टीचर उसका सही जवाब दे सके। ठीक है, सुमिति झा, दीप्ति प्रिया, अन्नी, प्रियंका कुमारी, आप सभी जुड़ चुके हैं, है ना। चलिए, तीसरा विधि जो है इसके अंदर बताया गया शिक्षा में सकारात्मक व्यवहार। और ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि जब भी हम कोई चीज़ों को पढ़ाते हैं, किस चीज़ों को जानना चाहते हैं, ठीक है प्रभास, सोनाली, केशव, आप सब सुन पा रहे हैं ना? हाँ, तो जैसे हम बात कर रहे हैं शिक्षा में सकारात्मक व्यवहार क्या होना चाहिए, हम हर चीज़ की निगेटिविटी जानते हैं। हर एक चीज़, कोई भी चीज़ दुनिया में सिर्फ पॉजिटिव बन के नहीं आया है, उसकी निगेटिविटी भी है। तो निगेटिविटी को एक साइड रखते हुए हम सकारात्मक पहलू लेते हैं उसका। और सकारात्मक पहलू अगर देखा जाए तो शिक्षा सकारात्मक व्यवहार बनाती है या सकारात्मकता के साथ एक काम को करने का ढंग देती है। ठीक है, अभी 13 लोग जुड़े हुए हैं अभी तक, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोगों को पता है जूम आईडी हमने दे दिया है, उसका पासवर्ड भी दे दिया है। ठीक है, आप उसको देख करके जल्दी से जुड़ जाएं। ठीक है, जूही, खुशबू झा, ये किनका है? नोकिया 6.1 प्लस, रिचा कुमारी, आप भी जुड़ चुके हैं, सुमिति झा, केशव, चलिए 26 लोग जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। आप लोग, कई लोगों को मैंने कई बार कहा है, सभी लोगों को कहा है कि आप लोग अपने नाम को चेंज कर लें। आप लोगों के मोबाइल का मॉडल बताता है या क्या बता रहा है, उनको चेंज कीजिए और कुछ अलग तरह का जो नाम डालते हैं वो नहीं डाल के अपना नाम डालिए, क्योंकि ये आपका अटेंडेंस शीट भी है ना। 26 लोग जुड़ चुके हैं अभी तक जी। तो अब मैं बात कर रहा हूँ चौथी विधि की, यानी कि शिक्षा में योग का समावेश। योग क्या होता है? आज योग को हर चीज़ों से जोड़ दिया गया है। योग आपको हेल्दी रखने में मदद करता है, और जब तक आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो कोई अच्छा काम आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। माना जाता है ए साउंड बॉडी हैव अ साउंड माइंड। एक अच्छे माइंड को जगह देने के लिए एक अच्छा शरीर चाहिए, तभी आप उन चीज़ों को अच्छे ढंग से ले सकते हैं। इसीलिए क्या है कि योग का समावेश होना ज़रूरी है। पांचवी बात करें हम तो प्रश्न उत्तर विधि का उपयोग, यानी बच्चों से पूछा जाए, बच्चे जवाब दें, फिर बच्चे आपसे अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकें, आप उनका जवाब दें। उसके बाद छठा जो विधि है वो सामाजिक सहभागिता है, मतलब समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक कल्चर बनाया जाए जिसके अंदर उस तरह की चीज़ों को खोजा जाए, उनको एडेप्टेशन किया जाए, उनके बारे में जाना जाए। अगर आपको उसमें संकोच, कोई प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ कमी लग रही है, तो आप उसको डिस्कस कर सकें, न सिर्फ ये कि पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। टीचर्स का भी एक डर, एक भय होना चाहिए, बट रिगार्ड के साथ होना चाहिए। इतना डर ना हो कि बच्चा सवाल पूछ ही ना सके, ये गलत है। बल्कि टीचर को एक को फ्रेंडली माहौल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना चाहिए। बच्चे जस्ट लाइक फ्रेंड की तरह से एक सवाल कर सके बिना डरे हुए, और टीचर उसका जवाब दे सके। ठीक है, अब ये नहीं कि आई हैव सेड, मैंने कहा, बस यू हैव टू डू, तुम्हें करना पड़ेगा। इस तरह का कोई सिचुएशन क्रिएशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे उस माहौल में नहीं सीख पाएंगे। और इसके बाद अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान भी होना चाहिए बच्चों को। अब 29 लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, रविंद्र कुमार, आप भी जुड़ चुके हैं, दीप्ति प्रिया, रोल 8, अन्नी, अविनाश कुमार, रोल नंबर
कितना है आपको पता नहीं, चलिए प्रभास कुमार रोल 19, तो सभी लोग जुड़ चुके हैं। कोमल, माला कुमारी, ठीक है, सीता कुमार, सोनाली सोनल, गैलेक्सी J2 प्रो किनका है, खुशबू झा, जूही, गौरव कुमार और गैलेक्सी J7 प्राइम। चलिए आप सभी लोग जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। राहुल जयकार, ठीक है, पिंकी कुमारी 24, तो आप सभी, कोमल, आप सुन पा रहे हैं आप लोग सब लोग। सबसे अहम पार्ट है 7वां पार्ट और उसके बाद 8वां, अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान। अब ये नहीं कि टीचर को फ्रेंडली आपसे हो गया, चलिए 33 लोग जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। और तो अधिकार समझना चाहिए हमें कि हमारा अधिकार क्या है, और अपने कर्तव्य को भी करना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य और अधिकार दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। हम सिर्फ अधिकार अपना सोचते हैं लेकिन कर्तव्य नहीं सोचते हैं। जब आपको अधिकार मिलता है तो अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ जाता है। अगर उस अधिकार के साथ कर्तव्य को हटा दिया जाए तो फिर वो अधिकार बेमाने हो जाता है। इसी तरीके से टीचर के साथ आपका फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप सवाल को पूछने में बिल्कुल संकोच नहीं करें, और टीचर को भी जवाब देना चाहिए, पेरेंट्स को भी फ्रेंडली होना चाहिए, पेरेंट्स को भी जवाब देना चाहिए। आपने देखा होगा, कहा जाता है कि माँ बच्चे की सबसे अच्छी दोस्त होती है। माँ से भी अच्छा बड़ा रिश्ता और प्यारा रिश्ता कोई होता है दुनिया में? नहीं होता है। कम से कम जहाँ तक हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों को चाहने वाली कोई है तो माँ होती है। बावजूद इसके माँ को भी क्या कहा जाता है? माँ को कहा जा रहा है कि माँ सबसे अच्छी दोस्त होती है, क्योंकि दोस्त या फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बच्चे हर बातों को आपसे शेयर करेंगे, तभी उनकी कमी आपके सामने आएगी, आप उसका निदान कर सकेंगे, ठीक है। और शिक्षा का सार्वभौमिकरण, आप जो शिक्षा पा रहे हैं उस शिक्षा को सार्वभौमिक कीजिए। मतलब चलिए नीरज झा आप भी जुड़ चुके हैं, अभिषेक चलिए जुड़ चुके हैं आप लोग, अंकिता झा, आदित्य रोल 94, ठीक है, अविनाश कुमार, नरेश कुमार, ठीक है। ये कौन है? 5WGBKM, ये हमारे पासवर्ड का आपने अपना नाम बनाया, चलिए कोई नहीं, जो भी, लेकिन आप नाम रखिए, नाम से आपका क्या होगा पता चलेगा आप कितने लोग हैं। चलिए 34 लोग जुड़ चुके हैं, 35 लोग जुड़ चुके हैं बल्कि, ठीक है। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण ऐसा होना चाहिए कि जो शिक्षा हमने अर्जित किया है उसको हम कहीं ना कहीं अपने सर्किल में, इंटर सर्किल में, जानने वाले सर्किल में, और जो सर्किल नहीं भी जानने वाली है, जहाँ हमारा यूटिलाइजेशन है, वहाँ उन चीज़ों को हम समझ करके अप्लाइड कर सकें। शिक्षा अप्लाइड होनी चाहिए, दैट विल बी ट्रू एजुकेशन, एंड जस्ट इट इज़ द नीड ऑफ टुडेज एजुकेशन दैट मस्ट हैव टू अप्लाइड इट एनीवेयर एल्स, ओके, ऑल अराउंड, ठीक है। स्टूडेंट के चारों तरफ का जो सर्किल है वहाँ पे इसको फैलाना चाहिए। इसके बाद हम बात करें इनोवेशंस क्या है, ठीक है। लीशा आप भी जुड़ चुकी हैं, माला कुमारी, मनोज कुमार शर्मा, पिंकी कुमारी, प्रभास, प्रिया राज, ठीक है, प्रियंका कुमारी रोल 81, राहुल जिकार, राकेश रंजन रोल 4, रविंद्र कुमार, ऋतु कुमारी रोल 82, सीता कुमार रोल 69, ठीक है। तो सीता कुमारी रोल 69, सॉरी। तो आप सभी लोग जुड़ चुके हैं और इसको ध्यान दें। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका मैं प्रॉपर आंसर आपको दूंगा। इसी बीच में अगर आप सवाल करना चाहें यकीनन कर सकते हैं, वरना ऐसे आवाज़ म्यूट ही रखें, जब क्वेश्चन करना हो तभी आप अनम्यूट करना, ठीक है, वरना डिस्टर्बेंस होगा। इनोवेशन की बात करें, इनोवेशन क्या होता है? नवाचार होता है, नई तकनीक होता है, नई चीज़ों को जोड़ना होता है। इनोवेशन की बात करें तो उसको हम दो तरह से समझ सकते हैं, एक होता है फ्यूचरिस्टिक होता है और एक होता है एग्जिस्टिंग होता है। एग्जिस्टिंग क्या है? जो आज है ऑलरेडी, जिसको आप जान रहे हैं, जो पहले से जान रहे हैं, ठीक है ना। और फ्यूचरिस्टिक आने वाले समय में क्या होगा, तो इसको अगर हम एक नाम देने की कोशिश करें तो फ्यूचर डिस्क्रिप्टिव प्रोजेक्शन है, यानी इमेज करते हैं, कल्पना के आधार पर इसको हम आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा एग्जिस्टिंग ओल्ड एग्जिप्शन है, पुरानी मान्यताओं के आधार पर जो चीज़ चल रही है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जिसको हमने करके देखा है, जानते हैं, माता पिता से, सर्किल में, लोगों से देखा, उन चीज़ों को जानते हैं। तो बेस्ड ऑन इमेजिनेशन ही का दौर आजकल चल रहा है। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस सारी चीज़ें हम नहीं गेन कर सकते हैं, हर चीज़ एक्सपीरियंस पर। जब चांद पे लोग नहीं पहुँचे थे तो चांद पे पहुँचने का क्या एक्सपीरियंस उनके पास था, फिर वो चांद पे क्या आज पहुँच पाते? नहीं पहुँच पाते। आज अगर हम ब्लैक होल की बात कर रहे हैं सूरज के अंदर, तो कैसे जान रहे हैं, ठीक है, सूरज के अंदर ब्लैक होल है वो हम नहीं जान रहे हैं। क्या खुशबू झा, पिंकी कुमारी, ठीक है, जूही, राहुल जी का, आप लोग सुन पा रहे हैं? कोई क्वेश्चन है आपका तो आप सवाल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अगर तमाम तर चीज़ों को देखा जाए तो इनोवेशन के बिना पर हमने आगे अपने आप को बढ़ाया है, और वो सिर्फ एक्सपीरियंस ज़रूर था, एक्सपीरियंस हटा नहीं सकते हैं, लेकिन इमेजिनेशन के साथ हम आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हर चीज़ों को सिर्फ एक्सपीरियंस के बना पे नहीं हासिल कर सकते हैं। आपके दादाजी जिस मोबाइल फ़ोन को आप यूज़ कर रहे हैं वो उस तरीके से नहीं यूज़ कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो अनएजुकेटेड हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है,
बट जो स्किल आपके पास है वो आज की टेक्निक है, तो वो आपसे अच्छा नहीं कर सकते हैं, है ना अविनाश? आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? रीता कुमारी, नॉलेज टू, माला कुमारी, क्योरी गार्गी कौन है, ठीक है, आप सभी लोग सुन पा रहे हैं। तो चलिए हम बात करें, अभी क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस के बिना पर है, यानी कि एग्जिस्टिंग ओल्ड एग्जेप्शन पे जो एजुकेशन है या बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस जो एजुकेशन है वो स्टेबिलिटी खोजती है, यानी कि स्थायित्व को प्राप्त कर चुके हैं उनके आधार पर वो नॉलेज है। तो वो हमारा बहुत लिमिटेशन है, हर दौर में लिमिटेशन होता है। जितना आज है वो पहले की बिना पे ज़्यादा है, लेकिन आज वो लिमिटेड है। आने वाले एक्सपेक्टेशंस, आज के 20 साल के बाद के एक्सपेक्टेशन के सामने ये कुछ भी नहीं है। वैसे में हम इस विचारधारा के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बात करते हैं फ्यूचर डिस्ट्रप्टिव प्रोजेक्शन की, यानी कि जो बेस्ड ऑन इमेजिनेशन होता है। दिस इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, यानी कल्पना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, एजिलिटी मानी जाती है। एजिलिटी क्या होता है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे, हर दिन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। केशव कुमार आप देख पा रहे हैं, केशव, सोनाली, सोना, प्रभास, रंजन, तो ध्यान दें आप लोग। तो एजिलिटी के साथ क्या होता है कि हम डे बाय डे आगे ग्रोथ करते हैं, हमारा ग्रोथ बढ़ता जाता है। जैसे आप बात करें 1900 से 1910 के दशक की बात करें, 1900 से 1910 में क्या हुआ था, रेडियो की खोज हुई थी। किसी ने नहीं जाना था कि आज जो रेडियो चल रहे हैं इससे आगे हम जा सकते हैं, लेकिन नहीं, 1920 की बात कीजिए, सिर्फ 10 साल के बाद तो टीवी की खोज हो गई। टीवी पे हम नहीं रुक गए, हम उससे आगे बढ़े। अगर टीवी की बात करें तो पहले सीआरटी टीवी थी, पता ना सीआरटी टीवी क्या था, कैथोड रेज ट्यूब, लेकिन वो भी ब्लैक एंड वाइट था। फिर उसके बाद का दौर आया, फिर सीआरटी ही रही, मतलब कैथोड रे ट्यूब रेज ही रही, लेकिन वो कलरफुल आ गई। फिर उसके बाद और आगे बढ़े हम, यानी कि पीडीपी टेक्नोलॉजी आ गई। व्हाट इज़ अ पीडीपी? प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। उस तरीके से टीवी आगे बढ़ी। फिर एलसीडी का टाइम आया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर एलईडी का टाइम आया, फिर ओएलईडी का टाइम आया, यानी इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले गए। ये हमारा इतिहास रहा, यानी बैक में जिस तरीके से हम आगे बढ़े, ये एजिलिटी के हिसाब से आगे बढ़े, एज के हिसाब से आगे बढ़े, यानी इमेजिनेशन के हिसाब से हम आगे बढ़ते चले गए। यही मेरा इनोवेशन है। अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए 1940, 1960, 1940 से 1960 का जो दशक था उसमें रेडियो कॉमन कैरियर आरसीसी, रेडियो कॉमन कैरियर आरसीसी था। ये इसके ज़रिए से हमने क्या किया, एक टेलीफोन सिस्टम डेवलप करा था, है ना। लिशा, गैलेक्सी J7 प्राइम, रीता कुमारी नॉलेज टू, राजन झा। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, चलिए। तो ये आरसीसी टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आरडीटी टेक्नोलॉजी आया, मतलब रोटेटरी डायल टेलीफोन, यानी डायल घुमा करके डायल किया जाता था। याद आया आपको जी, जो एक्सचेंज में, टेलीफोन ऑफिस में सब जगह रहता था, एसटीडी में, पीसीओ वगैरह में। उसके बाद आया पोर्टेबल कॉर्डलेस फ़ोन आया, तो उसने इन चीज़ों को दूर कर दिया। उसके बाद 1990 के दशक में आते हैं हम, मोबाइल फ़ोन आ गया। लेकिन बस मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ लिमिटेड क्वालिटीज़ थी, लिमिटेड फंक्शंस थे। लेकिन जब 1996 की बात करते हैं, मोबाइल सिर्फ मोबाइल नहीं था तब। 6 सालों के बाद उसमें 2 स्पेसिफिक क्वालिटीज़ जुड़ चुकी थी, यानी कैलेंडर जुड़ चुका था और वॉच, उसके अंदर डेट भी थी, टाइम भी था। ये आपके मोबाइल के अंदर 1996 में आ चुका था, कैलेंडर प्लस वॉच प्लस मोबाइल फ़ोन। 2002 की बात करें तो 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा के साथ मोबाइल आ चुका था। फिर ब्लैकबेरी ने जो फ़ोन लॉन्च किया उसमें ईमेल आ चुका था। और 2005 की बात करें तो वॉकमैन फ़ोन आ चुका था। जी हाँ, चलता फिरता टेलीफोन एक तरह से आ चुका था, लेकिन वो पूरी तरह से कॉर्डलेस कहीं ना कहीं नहीं था, एक जगह रिलेट किया हुआ था उसको कई जगहों पे वायर के ज़रिए से, है ना। इसके बाद 2008 की बात कर रहे हैं तो स्मार्टफोन आ चुका था। और आज की बात करें तो एंड्रॉयड आ चुका है। आज दुनिया भर का जितना फंक्शन है सबको इसके अंदर डाल दिया गया है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आज के 20 साल के बाद क्या हो सकता है। आज के 20 साल के बाद डेफिनेटली जितनी भी करंट की स्किल है वो सब सेट होने वाली है, मतलब सब खत्म हो जाएगी एक तरह से, पूरी तरह से वैनिश नहीं हो सकते, लेकिन 99% लोग इसके यूज़ से दूर हो चुके होंगे। और तब क्या आएगा आपके पास, तब एक नई टेक्नोलॉजी आएगी, न्यू टाइप्स ऑफ जॉब क्रिएट होगी, ये सारी जॉब्स फिनिश हो चुकी होगी। आप एग्जांपल लीजिए प्रिंटर का ना, विक्रम देख पा रहे हैं आप, है ना, सोनाली, कौशव, केशव, है ना, राजन झा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या प्रिंटर की बात हम करें, पहले प्रिंटर आया, फिर कलर प्रिंटर आया। 37 लोग जुड़ चुके हैं अभी तक, अभिषेक, प्रभास, राजन, ठीक है, आदित्य, अन्नी, अविनाश, ठीक है, और बाकी सारे लोग। तो आप लोग ध्यान दें, प्रिंटर आया। प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट था, जीरोक्स होता था, एक लिमिटेड फंक्शन के साथ था। उसके बाद क्या हुआ, कलरफुल प्रिंटर आया, तब उसने एक्सपेक्टेशन हमारी बढ़ा दी, बहुत कुछ चीज़ों को हम कलरफुल कर सकते थे। लेकिन अब आप गेस कीजिए, आने वाले टाइम में 3D प्रिंटर
आज के डेट में आ चुका है। क्या करता है वो? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। एडिटिव आपके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, टॉप टू बॉटम। आप पाँव के उंगल से लेकर के सिर तक जहाँ तक देखेंगे कितनी चीज़ें फ़र्क है। उसी तरीके से डिस्कवरीज की बात कर लें अगर हम, तो मामूली एक सुई से लेकर के हवाई जहाज़ तक, ठीक है, चाहे वो पानी के अंदर चलने वाला हो या हवा में उड़ने वाला हो, आप एक एक चीज। श्वेता गुप्ता, वकील यादव, आप लोग बहुत देर से जुड़े हैं, ठीक है, कोई नहीं। चलिए, तो अभी हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है। आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो आप सवाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में इनोवेशंस कहाँ से कहाँ जा सकता है। कोई भी इमेजिनेशन के बिना पर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। यही तरीका है आज की डेट में। इनोवेटिव एजुकेशन का बहुत अहम रोल है और डेवलपमेंट के साथ, हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। ये सिस्टम जो आज काम कर रहे हैं, इनका आधार क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन यानी CAI, यानी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के द्वारा ही ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। तो हमें समझना होगा सबसे पहले, कंप्यूटर अपने आप में अनुदेशनात्मक पद्धति का एक उपकरण है और इसका जो प्रयोग है वो व्यक्तिगत अनुदेशन से होता है। मतलब इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, यानी जो इंस्ट्रक्शन उसको दिया जाता है वो उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है? कंप्यूटर ने उद्योग को, व्यापार को बहुत ही आसान कर दिया, आसान प्रणाली में बदल दिया है, उसको बहुत प्रभावित भी किया है। आज शिक्षा प्रणाली में भी, या विद्यालय के अंदर भी, महाविद्यालय के अंदर भी, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, हर जगह इसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। इसने अनुदेशन पद्धति या शोध अनुसंधान कार्य को, परीक्षा प्रणाली को, सभी को कंप्यूटर के प्रभाव से हम अलग नहीं देख सकते हैं। ये सभी प्रभाव जो है वो कंप्यूटर के वजह से है, कंप्यूटर के प्रभाव के कारण ही ऐसा हुआ है। कंप्यूटर शिक्षा की बात करें तो कंप्यूटर इसे मुख्यतः 3 रूपों में बांटता है। पहला क्या है? शोध उपकरण के रूप में, जिससे कि हम रिसर्च में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है? प्रबंधन उपकरण के रूप में, ठीक है। और तीसरी बात करें हम तो उपकरण शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में। ये अत्यंत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। बात करें तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के कार्य को अच्छे से समझने के लिए हम इसे श्रृंखला में समझते हैं, यानी लीनियर, ठीक है, या फिर शाखीय यानी ब्रांचिंग, या अभिक्रमित अधिगम यानी कि प्रोग्राम्ड लर्निंग के तौर पे इसको देखा जा रहा है। और एक आने वाला समय ऐसा होगा कि अनेक छात्रों की आवश्यकता को ये पूरा कर सकता है, अभी भी पूरा कर सकता है, और आने वाले समय में तो ये और ज़्यादा इसको पूरा करेगा, यानी कि हम लोग फुल्ली इस पर डिपेंडेंट हो जाने वाले हैं। प्रेजेंटेशन के लिए देखा जाए तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग होता है कई रूपों में, कई तरीके से, जैसे कि शिक्षण एवं अनुदेशन उपयोगिता के आधार पर, ठीक है, या शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श में उपयोगिता के आधार पर, ठीक है, अनुसंधान कार्य में उपयोगिता के आधार पर, शिक्षा तथा परीक्षण में उपयोगिता के आधार पर, अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में उपयोगी होता है, और सूचनाओं एवं आंकड़ों का विशाल भंडार इसके अंदर उपयोग किया जा सकता है, रखा जा सकता है, संभाल के रखा जा सकता है। उस आधार पर कंप्यूटर प्रबंधकीय अनुदेशन के रूप में उपयोगिता के आधार पर, इस तरीके से इसको 7 तरीके से उपयोग में भी बांट सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है? शिक्षण एवं अनुदेशन में उपयोगिता के आधार पर नंबर 1। नंबर 2, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श में उपयोगिता के आधार पर। नंबर 3, अनुसंधान कार्य में उपयोगिता के आधार पर। नंबर 4, शिक्षा तथा परीक्षण में उपयोगिता के आधार पर। नंबर 5, अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में उपयोगी है ये। नंबर 6, सूचनाओं एवं आंकड़ों का विशाल भंडार की दृष्टि से उपयोगी है ये। और 7, कंप्यूटर प्रबंधकीय अनुदेशन के रूप में उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। तो इसको हम प्रेजेंटेशन को इस तरीके से समझ सकते हैं।